नई जगह, नया किताब घर, कुछ नई सी मैं। कभी कभी कुछ अलग और ख़ूबसूरत करने का मन करता है, क्योंकि अपने मनपसंद लाइब्रेरी मैंने सजा ली थी, तो सोचा आज कुछ नया करते हैं। और आज का विषय भी बिल्कुल नया सा और ख़ूबसूरत सा है, संगीत, म्यूज़िक। संगीत का मज़ा दुगना हो जाता है जब हम उसे समझने लग जाते हैं। नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। किताबों के शौकीन हैं, हिंदी किताबों में दिल लगता है, तो ये चैनल आपके लिए है। मैंने जब भी लोगों के भीतर संगीत को लेकर दीवानगी देखी है, मैंने देखा है कि दुनिया की सारी रुचियां, सारी कलाएं एक तरफ और संगीत एक तरफ। मतलब हर रुचि आप अपने अंदर पैदा होने के बाद धीरे धीरे विकसित करते जाते हैं, सिवाय संगीत के। संगीत ही एक ऐसी रुचि है जो हर मनुष्य के अंदर बचपन से ही नैसर्गिक रूप से विद्यमान रहती है। आपने आज तक कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि उसे म्यूज़िक नहीं पसंद? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पिछले 1-2 सालों से मैं भी संगीत में अपनी पसंद का ठौर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने सूफ़ी संगीत सुने जो मुझे बहुत पसंद हैं, बाउल गीतों में मुझे बहुत सुकून मिला, रविंद्र संगीत तो मेरे मन को भा गया। लोक संगीत मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद रहा है। मैंने हॉलीवुड के पॉप भी इंजॉय किए, और तब जाकर मुझे लगा कि अब मुझे हिंदुस्तानी संगीत के बारे में एक समझ विकसित कर लेना बहुत ज़रूरी है। और इस जर्नी में मैंने बहुत सारी किताबें ढूंढने की कोशिश की, ऐसी किताबें जो आसान भाषा में, सरल भाषा में आपके भीतर संगीत की, हिंदुस्तानी संगीत की समझ को डेवलप कर सके। और ऐसी किताबें मुझे बहुत कम मिली। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी ख़ास विषय पर किताबें ढूंढती हूँ और हिंदी में मुझे बहुत कम टाइटल्स मिलते हैं। पर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ऐसे कुछ किताबें ढूंढ सकी और आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो आज मैं ऐसी 4 शानदार किताबों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको आसान भाषा में हिंदुस्तानी संगीत के बारे में एक समझ पैदा करेंगी और संगीत को समझने और इसे एंजॉय करने की दिशा में आपको प्रेरित करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली किताब के साथ। पहली किताब है सुशोभित की माया का मालकौस। माया का मालकौस पर मैंने एक पूरा रिव्यू वीडियो किया है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक अलग एस्पेक्ट से बताने की कोशिश करने वाली हूँ। हिंदुस्तान में संगीत का दूसरा नाम है सुगम संगीत, फिल्मी संगीत। हम ज़्यादातर हिंदुस्तानी युवा बचपन से ही फिल्मी संगीत सुनते हुए बड़े हुए। हमने संगीत को समझना ही उससे सीखा, कुछ गुनगुनाना सीखा, कुछ ने गाना भी सीखा। तो हमारे जैसे लोगों के लिए सुशोभित एक कमाल की किताब लिखते हैं, माया का मालकौस, जिसमें उन्होंने फिल्मी गीतों से कुछ नायाब मोती चुने हैं और उन पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं। हर गीत पर एक लेख है और वो लेख उस गीत की सांगीतिक संरचना, उसके पीछे का इतिहास, उससे जुड़ी रोचक घटनाएं और उन सभी लोगों के बारे में बात करता है जिनके मिलने पर ही एक गीत मुकम्मल हो पाता है। वो एक गीत की ऐसी सजीली व्याख्या करते हैं जैसे लगता है किसी अद्भुत कलाकृति की बात कर रहे हों। वो गीत के फिल्मांकन की बात करते हैं, सेट डिज़ाइन की बात करते हैं, उस परिवेश की बात करते हैं जो उस गीत के वक्त फिल्म में रचा गया। और इस तरह से संगीत को समझने और अपना एक नज़रिया संगीत को लेकर विकसित करने की दिशा में वो पहला कदम बढ़ाने को प्रेरित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिल्म दिल से का एक गीत है, ए अजनबी तू भी कभी आवाज़ दे। उस पर जब वो लेख लिखते हैं तो वो इस बात की चर्चा करते हैं कि इस गीत के वक्त निर्देशक मणि रत्नम ने आर्टिस्ट को क्या सिचुएशंस दी होगी, गुलजार और रहमान के मन में ये गीत रचते वक्त क्या कशमकश चल रही होगी, या फिर वो जब उस गीत की बात करते हैं तो वो इतनी गहराई में उतर जाते हैं कि वो उसके पीछे के द्वैत या अद्वैत दर्शन का होना भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो कहाँ से शुरू करते हैं और कितनी गहराई तक लेकर जाते हैं। एक गीत का जो अब तक सुनकर हम सिर्फ एंजॉय करते थे, इतना गहरा विवेचन आश्चर्यचकित करता है। और जब आप वो आर्टिकल पढ़ते हैं, वो लेख पढ़ते हैं, तुरंत आप उस गीत को दोबारा सुनने से खुद को रोक नहीं सकते। और अब की बार ये गीत आपके लिए पहले जैसा नहीं रह जाता, क्योंकि आपका नज़रिया बदल जाता है, आप गहराई में उतरना सीख जाते हैं। अगली किताब है रागगिरी, जिसे मैंने किंडल पर पढ़ा। रागगिरी को लिखा है शिवेंद्र कुमार और गिरिजेश कुमार ने मिलकर। ये भी फिल्मी संगीत की बात करती है, लेकिन ये उससे जुड़े शास्त्रीय रागों की बात करती है। फिल्मी संगीत से कुछ गीत इसमें उठाए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि वो गीत हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से किस तरह संबद्ध है या किस शास्त्रीय राग की ज़मीन पर कंपोज किया गया है। जैसे माया का मालकौस में गीत के बोल और भाव प्रधान थे, गीतों का एक लेखक के नज़रिए से या कहूँ कि एक रिसर्चर के नज़रिए से एक बहुत ही गहरा विवेचन था। यहाँ
गीत के पीछे के शास्त्रीय राग बताए गए हैं। किताब में न सिर्फ उनके शास्त्रीय रागों की चर्चा की गई है बल्कि गीतों से जुड़े रोचक किस्से भी बयां किए गए हैं। देखिए, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है किसी गीत से आपको जोड़ने का, क्योंकि जब आप उस गीत से जुड़ी कोई कहानी या कोई रोचक किस्सा सुनते हैं तो न सिर्फ उस गीत के प्रति आपके मन में इंटरेस्ट या फिर रोचकता बढ़ती है बल्कि उसकी अहमियत भी आपके लिए बढ़ जाती है और आप थोड़ी और गहराई से उससे जुड़ जाते हैं। ये काम यहाँ बहुत खूबसूरती से किया है इन्होंने। एक चीज़ मैं ज़रूर स्पष्ट करूँगी कि इस पूरी किताब में जितने भी आर्टिकल हैं सब बिल्कुल एक से पैटर्न पर लिखे गए हैं और कई बार इस वजह से बहुत मोनोटोनस लगने लगती है किताब, बहुत एकरसता नज़र आती है इसमें। लेकिन ये तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि इस किताब ने मेरी बहुत मदद की है फिल्मी संगीत में शास्त्रीयता का अंश समझने में, और शास्त्रीय संगीत सुनने में मेरी रुचि इस किताब ने जागृत की। क्योंकि राग काफ़ी के बारे में मैंने रागगिरी में पढ़ा और फिर मैं यूट्यूब पर गई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी का मैंने राग काफ़ी वादन सुना जो उन्होंने हिंदुस्तान के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर बजाया था। और ये मेरे लिए पहला मौका था जब मैं इस तरह का संगीत न सिर्फ सुन रही थी बल्कि मैं एंजॉय कर रही थी। तो यहाँ से जो मेरी रुचि है वो और डेवलप होना शुरू हुई और मैंने कुछ और किताबें ढूंढना शुरू किया जो शास्त्रीय संगीत को सुनने और उसको एंजॉय करने की दिशा में मेरी रुचि और परिष्कृत करे। और अब की बार मेरी तलाश रुकी महर पर। महर को लिखा है प्रवीण झा ने, इसे भी मैंने किंडल पर पढ़ा। प्रवीण झा एक ऐसे लेखक है जो बहुत वर्सेटाइल हैं। आज के दौर में इतने वर्सेटाइल लेखक कम दिखते हैं और वो लगभग हर उस विषय पर कलम चला लेते हैं जिसे मेरे जैसा व्यक्ति एक बार पढ़ना चाहता है। तो महर में जन्मे संगीत के बारे में है, वो स्थान जहाँ पंडित रविशंकर ने संगीत की शिक्षा ली और उनके गुरु बने बाबा अलाउद्दीन खान। बाबा अलाउद्दीन खान ने जहाँ अपनी मेहनत से, साधना से महर के कण कण में संगीत भरा, पंडित रविशंकर को और उसके अलावा अपनी बेटी अन्नपूर्णा को उन्होंने सुरबहार नामक यंत्र सौंपा जिन्होंने इसमें बहुत प्रवीणता हासिल की। उन्होंने अली अकबर खान, निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर जैसे दिग्गज कलाकार पैदा किए जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में हिंदुस्तानी संगीत का परचम लहराया। तो ये किताब इन्हीं संगीत साधकों के निजी जीवन की कहानियाँ, उनके आपसी संबंध, उनके बीच की प्रतियोगिता और बहुत सारी रोचक किस्से बयां करती है। एंड ये जो किताब है ये मुझे हिंदुस्तानी संगीत के उस स्वर्णिम दौर में लेकर जाती है जब हमारा संगीत विश्व भर में अपनी अलख जगा रहा था, कि जब कैलिफोर्निया में हिप्पियों का एक समूह रॉक संगीत में आक्रामकता की हद तक पहुंच गया था और तभी वहाँ पंडित रविशंकर राग भीम पलासी छेड़ते हैं। तो क्या मंजर होता है। इस एक घटना को जब आप इस किताब में महर में पढ़ेंगे अपना सिर सम्मान से झुकाने से खुद को रोक नहीं सकेंगे। एंड प्लीज़ डोंट गूगल इट, इसे आप इस किताब में ही पढ़िएगा, आपका नज़रिया बदल जाएगा। अगली किताब भी मैं प्रवीण झा की ही रिकमेंड करूँगी जिसका नाम है वाह उस्ताद। महर पढ़ने के बाद मैंने सुरबहार और सितार वादन के कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे और मुझे उस वक्त लगा कि अब मुझे इतनी समझ बनानी बहुत ज़रूरी है कि मैं संगीत को समझते हुए उसे एंजॉय कर सकूं, क्योंकि सुनकर सुकून तो मिलता है लेकिन एक समझ बनने पर ही पूरा लुत्फ़ उठाना मुनासिब होता है। तो मैंने उठाई ये किताब वाह उस्ताद। वाह उस्ताद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घरानों की बात करती है और उन घरानों से जुड़े किस्से, कहानियों और जानकारियों का बहुत ही शानदार संकलन है। ये किताब बताती है कि हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत में कैसे अलग अलग घरानों ने जन्म लिया, तो उनका क्या इतिहास है, उनकी शैली क्या रही और उस जगह या उस राज्य का सांगीतिक रुझान कैसा रहा जहाँ अमुक घराने ने जन्म लिया। तो घराने क्या हैं, इस सिंपल से सवाल के जवाब से ही इस किताब की शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे संगीत से जुड़ी तमाम शब्दावलियाँ किताब में किस्सों के ज़रिए आना शुरू हो जाती हैं। तो वो तमाम टर्म्स जो मैंने अब तक सिर्फ सुन रखे थे उनके बारे में मेरी एक समझ बननी इस किताब से शुरू हुई। जैसे ख्याल क्या है, ध्रुपद क्या है, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ख्याल और ध्रुपद में अंतर क्या है, लय, लयकारी, बंदिश। तो ये सारे टर्म्स जो मुझे नहीं पता थे अब मुझे समझ में आने लगे कि ये वास्तव में किसे कहते हैं। उन्होंने गायन और वादन के विविध पक्षों को भी बहुत ही सरल भाषा में किताब में समेटने की कोशिश की है। जैसे वो गायन के सारे अंगों के बारे में बताते हैं, मुर्की, गमक, खटका, मीड़, बहलावा।
इसके अलावा जब वो बनारस घराने की बात करते हैं तो वो ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती, दादरा, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन वो बताते चलते हैं। संगीत के घराने, वहाँ के उस्ताद और शिष्यों की परंपरा, गंडा बंधन परंपरा कैसे शुरू हुई और क्या इसका इतिहास रहा, राजगायकों और राजे महाराजाओं के बीच के रिश्ते, उनकी पत्नियों और प्रेमिकाओं से जुड़े बड़े मज़ेदार किस्से, ये सारी चीज़ें इस किताब में आई हैं और इतनी रोचकता से आई हैं कि कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि मज़े और रोचकता के चक्कर में जानकारी कम हो गई है, फैक्ट्स कम पड़ गए हैं या फिर फैक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं और मज़ा कम पड़ गया है। मतलब बहुत ही बैलेंस्ड किताब है। संगीत के जो हमारा जो इतिहास रहा है बहुत ही समृद्ध, तो कैसे शुरुआत हुई उसकी एंड उस समय कैसा दौर था जब लोग रागों को गिरवी तक रख दिया करते थे, दहेज में बंदिशें ली दी जाती थी, लोग एक दूसरे की बंदिशें कैसे चुरा लिया करते थे और कितना मुश्किल होता था ये सब कुछ सीखना, क्योंकि इंटरनेट का और सूचना क्रांति का ऐसा दौर नहीं था। किताब में सारी चीज़ें बड़े दिलचस्प ढंग से आती हैं और आप पढ़ते हुए उसमें डूब जाते हैं। बिल्कुल फिक्शन जैसा मज़ा देती है और साथ ही साथ हिंदुस्तानी संगीत की समझ भी आपके अंदर पैदा करती जाती है। अगर एक वाक्य में कहूँ तो वाह उस्ताद हमारे जैसे सामान्य श्रोताओं को संगीत के बारे में समझाने की एक सीधी सरल भाषा में बड़ी शानदार कवायद है। भले ही कुछ चीज़ें बहुत विस्तार से नहीं दी गई हैं क्योंकि उसके लिए एक ऐसे किताब मुनासिब नहीं है, पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये किताब उन चीज़ों को समझने की ऐसी ललक पैदा कर देगी, ऐसी क्यूरोसिटी पैदा कर देगी आपके अंदर कि आप किताब रखते ही तुरंत मोबाइल उठाएंगे और अपने रिसर्च में लग जाएंगे। एंड यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि प्रवीण झा ने अपने किताब में बताया है कि शास्त्रीय संगीत की उपलब्धता इंटरनेट पर कहाँ कहाँ है। उन्होंने ये भी बताया है कि आप कौन सा राग किस संगीतकार का आपको कहाँ सुनना चाहिए, तो आपकी ये मेहनत भी कम हो जाती है। किताब पढ़ने के बाद मैंने किताब के ही ज़रिए से बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल भी ढूंढ लिए जहां मुझे और ज़्यादा जानने को मिला और मेरी जानने की भूख थोड़ी शांत हुई। तो इन केस आपको लगे कि मुझे और ज़्यादा जानना है तो ये पोर्टल्स आपके भी बहुत काम आएंगे, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चेक करना मत भूलिएगा। तो ये 4 किताबें जो मैं बता रही हूँ, ये एक सामान्य श्रोता की समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं और मैं सुनिश्चित हूँ कि आपके बहुत काम आएंगी, आपको बहुत मज़ा भी आएगा इन्हें पढ़कर। लेकिन एक बात मैं बहुत ज़ोर देकर कहना चाहूँगी कि ये वन एंड ओनली लिस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जिस पर अभी बहुत सारे किताबें लिखे जाने की ज़रूरत है जो अभी नहीं लिखी गई हैं, या हो सकता है वो मेरे सामने या मेरे हाथ में अभी नहीं आई हैं। तो मेरी रिसर्च अभी जारी है और मैं ऐसी और भी किताबें ढूंढती जाऊंगी, पढ़ती जाऊंगी। अगर आपको लगता है ऐसी कोई किताब आपकी नज़र में है इस विषय से संबंधित तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और जैसे जैसे मेरी रिसर्च बढ़ती जाएगी या मुझे किताबें और मिलती जाएंगी उन पर भी मैं वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। तो अगर लगे कि संगीत बुला रहा है तो इन किताबों का हाथ थामिए और एक बेहतर समझ के साथ संगीत का लुत्फ़ उठाने के लिए तैयार हो जाइए। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा तो मेरा ख्याल भी हो जाएगा। एंड इंस्टा के साथ साथ आप फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। इन दिनों एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि किताबों के लिए टाइम कम पड़ रहा था, पर बहुत जल्द मैं एक्टिव होने वाली हूँ वहाँ भी। तो बहुत सारी बातें आपको मेरे बारे में इंस्टा और वहाँ से पता चलती रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी किताबों के लिए मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ और एक ज़रूरी काम कर रही हूँ तो इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलती हूँ, ख्याल रखिए और बहुत सारी किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।